गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। काफ़ी लोगों के ये सवाल रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से जो लोग हैं वो लोग ये कहते हैं कि फ्रेशर को कितनी सैलरी मिलती है यूएई में। ठीक है, मैंने सारे वीडियोस बनाए, मैंने वर्कर में बनाया, मैंने पर्टिकुलर जो लोग जिस फील्ड में काम करते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाया, लेकिन मैंने अभी तक फ्रेशर के बारे में नहीं बताया। तो लोगों का ये सवाल होता है कि फ्रेशर की जो जॉब करने आते हैं लोग, जैसे कोई भी जॉब करते हैं, अगर वो फ्रेशर है तो उनको सैलरी लगभग कितनी मिलती है और कितनी सैलरी होनी चाहिए कि फ्रेशर उसको एक्सेप्ट करे, अपने ऑफर लेटर को वो एक्सेप्ट करें। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये रियलिटी के बेस पे है। ठीक है, मैं कोई हवाई में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ कि कितनी सैलरी एटलीस्ट होनी चाहिए जिसमें बंदे यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, भले वो इंडिया से हों, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश, नेपाल से, कहीं से भी हों, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, लेकिन उनकी इतनी सैलरी एटलीस्ट होनी चाहिए, तब तो वो यहाँ पर रह सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाती है। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का नॉर्मल एम मैं रखूंगा 500 लाइक्स। आप लोग करवा दो फटाक से, जो क्वेश्चन करोगे उस पर वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सैलरी कितनी भी हो डिपेंड करता है कि आप जिस भी कंट्री, जिस भी शहर, जिस भी मोहल्ले, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, वहाँ पे आपके सर्वाइवल का खर्च कितना आ रहा है, डिपेंड इस पे करता है। क्योंकि जब सर्वाइवल का खर्च होगा उसी हिसाब से आप मल्टीप्लाई या कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी सेविंग कितनी होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक नॉर्मल ग्रेजुएट पर्सन की। मान लीजिए आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखा है, बीए कर रहा है, बीकॉम कर रखा है, या फिर कोई और ऐसी बीएससी कर रखा है, कुछ भी अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपकी एटलीस्ट जो मेरा मानना है, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तकरीबन 2 से 2,500 रुपये सैलरी अगर नहीं होगी तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, 2,000 एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए अगर आप नॉर्मल एक ग्रेजुएट हो, अगर आपने कॉलेज तक पढ़ाई करी है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। अगर आपने नॉर्मल पढ़ाई करी है ग्रेजुएशन तक, तो आपकी सैलरी अगर 2,000 नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए गाइस, अभी करंट टाइम पे ये जो महंगाई है ना, ये सारी कंट्रियों में बराबर है। यूएई में भी महंगाई है, इंडिया में भी महंगाई है। आपको पता है यूएई में जो पेट्रोल का रेट है क्या हो गया इस समय? 3 दराम प्लस हो गया, यानी कि अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो इंडिया के तकरीबन 65 to 70 हो गया है। ठीक है, और अभी तकरीबन इंडिया में भी 5 से 6 महीने पहले जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन से पहले इंडिया में भी रेट तकरीबन 70-75 था, तो उतना खैर खास नहीं है। तो यहाँ पर भी महंगाई ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ सर्वाइव करने के लिए भी आपको रहने के लिए, खाने के लिए, इंटरनेट, जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, और अच्छा खासा पैसा इसमें आपका खर्च हो जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ के सर्वाइवल की, तो सर्वाइवल में सबसे बड़ी चीज़ आती है आपका रहना। रहने में आप देखिए, यहाँ पे कोई फ्लैट तो ले नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है बेड स्पेस पे रहना होगा। अगर बेड स्पेस की बात करें तो एक बैचलर इंसान के लिए बेड स्पेस कम से कम 400 से 600 के बीच में आराम से आता है। इससे कम का तो फिर मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। ठीक है, 400 से 600 रुपये आपका, 600 दिरहम जो है, सॉरी रुपए बोल देता हूँ कभी कभी, उस पर थोड़ा मिसअंडरस्टैंड मत होइएगा या फिर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, रुपए का मतलब मेरा दरहम ही होता है, क्योंकि इंडिया से हैं, जाहिर सी बात है रुपए को रुपए ही बोलेंगे। तो 400 से 600 दिरहम जो है आपका, ये आपका बेड स्पेस का नॉर्मल हो जाता है। और अगर हम खाने की बात करें तो एटलीस्ट यहाँ पे सिर्फ अगर आप 3 टाइम की मील लेते हैं ना, तो 300 से मेरे हिसाब से नहीं लगता कि कम हो जाता है। अब आप 100 में खा लें, आप 150 में खा लें, आप ना खाएं, आप 10 में खाएं, 20 में खाएं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल मील लेते हैं तो आपका 300 दिरहम के आसपास आ जाता है। अगर आप बाहर से लेते हैं, खुद से बनाते हैं, तब भी अराउंड इतना ही लग जाता है, क्योंकि महंगाई यहाँ ऑलरेडी है। ठीक है, थोड़ा बहुत बच जाएगा 10, 20, 50, लेकिन वो भी आपको बनाना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये सारे फैक्ट हमको समझने पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 500 मान लीजिए आप बेड स्पेस, 500 बेड स्पेस प्लस 300 रुपये खाने का, तकरीबन हो गया ये 800 दिरहम। अब 800 दिरहम के बाद अब आता है इंटरनेट। अगर आप यूएई में इंटरनेट काफ़ी महंगा है, अगर आप ब्राउजिंग इंटरनेट करते हो ना, तो ब्राउजिंग इंटरनेट में लगभग आपका, जैसे कि मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं यूज़ करता हूँ, सिर्फ ब्राउजिंग का 50 दिरहम पर मंथ लगता है। प्लस अगर आप वाईफाई लोगे, जैसे कि जिस रूम में आप रह रहे हो, कभी कदार क्या होता है ना कि जो आपने रूम रेंट बेड स्पेस पे किया उसमें वाईफाई ऐड होता है, और कभी कभी क्या करते हैं ना वो लोग, बेड स्पेस का पैसा अलग बताते हैं और वाईफाई और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका पैसा अलग वो लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पहले क्लियर कर लेना जब भी आप रहना। तो वाईफाई का अगर हम बात करें तो अगर आपको फ्री मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको एटलीस्ट बेड स्पेस के हिसाब से 30 to 35 दराम या 50 दराम के अराउंड आपको पर मंथ पे करना पड़ता है।
ठीक है, और 50 दराम यानी 100 दराम आप मान लीजिए सिर्फ इंटरनेट का आपका, ठीक है। 100 दराम इंटरनेट का आपका पर मंथ जाएगा, यानी कितना हो गया आपका 900 दराम। अब ये हो गया 900 दराम, जिसमें आपको सर्वाइवल के लिए खर्च करना ही करना है। उसके बाद अब सबसे बड़ा जो फैक्ट आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन का। देखिए जाहिर सी बात है, जब आपकी छुट्टी होगी, जब आप हॉलीडे पे होंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे ही जाएंगे। तो ये अराउंड आप मान लीजिए कि महीने के हिसाब से, पूरे महीने का मैं खर्च बता रहा हूँ आपका, सिर्फ छुट्टी वाले दिन का अगर आप 30 या 40 दराम भी आप रखते हैं ना, आप अपने हिसाब से कहीं जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपका कम से कम 300 से 400 दराम आपका लग जाना। अब आप नहीं खर्च करते वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हर एक नॉर्मल इंसान करता है, घूमता है, खाता है, आता है, जाता है, छुट्टी में कुछ कहीं थोड़ा सा रिलैक्स के होने के लिए थोड़ी दूसरी अच्छी जगह चला गया, बुर्ज खलीफा देखने चला गया, मान लीजिए किसी अच्छे पार्क चला गया, जैसे कि दुबई में अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं, बीच पे चला गया, तो कहीं चला गया, तो वहाँ पे खर्च मैं बता रहा हूँ कि ये आपका बाहरी खर्च जो है 300 से 400 दराम हो जाता है। अब आप ना करें तो वो एक अलग बात है, अब आप आके बोले नहीं मुझे तो करने नहीं है, मैं क्यों करूँगा। अच्छा, ये अगर टोटल बात करें तो 900 वो 400 ये, ठीक है, तकरीबन हो गए 1300 दराम, ठीक। अब आप ये मान के चलिए कि 1300 दराम आपके एक्सपेंसेस हैं जब आप नॉर्मल यहाँ पे स्टे करते हो। तो आपकी सैलरी कितनी मैंने बताई, मैंने आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं बता दी थी यार, 2500 से 2000 से 2500 होनी चाहिए। अब आप लोग सोच रहे हैं यार इतनी सैलरी 50,000 कौन देगा इंडिया के, या फिर 1 लाख पाकिस्तान के कौन देगा। तो यार देते हैं, क्यों नहीं देंगे, ठीक है। जब आपके अंदर वो क्वालिटी होगी, आपको करना आता है, आपको काम आता है, तो देंगे, क्यों नहीं देंगे। आपको अपने अंदर स्किल वो डेवलप करनी होगी। तो 2000 से 2500 सैलरी अगर आपकी है तो उसमें आपका 1300 रुपये निकाल दो तो कितना बचा आपका। अगर 2000 है तो मात्र 700 बचा, ठीक। अगर वही 2500 है तो 1200 बचा, यानी अगर 2000 है तो आप नुकसान में हैं उसमें भी। लेकिन मैंने आपको सर्वाइवल के लिए बताया, क्योंकि अगर आप घर 15,000 भी नहीं भेजेंगे ना तो घर वाले कहेंगे भाई कर क्या रहे हो वहाँ पे। जाहिर सी बात है, सबके घर वाले कहते हैं, हमारे घर वाले भी कहेंगे, सबके घर वाले कहेंगे। अगर हम समय पे, एक देखिए परदेशों का यही हाल होता है, अगर हम समय पे पैसे ना भेजें ना तो घर वालों के सवाल शुरू हो जाते हैं, कहाँ गए पैसे। या तो उनको क्लियर करो कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, या फिर अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और अगर आप मान लीजिए 1200 बचा रहे हैं तो वही आपका 24,000 हो गया, ठीक है, और कोई नहीं होता। तो बताइए इसमें कौन सा बहुत ज़्यादा सैलरी है, या फिर कौन सा मैं आपको हाईफाई बता दिया। लेकिन ये मैं इसलिए आप बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि जो भी हमारे फ्रेशर भाई हैं जो गल्फ़ कंट्री जाना चाहते हैं, एटलीस्ट उनको ये चीज़ समझना चाहिए। जो लोग यूएई आना चाहें उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, उनके सर्वाइवल के लिए खर्च इतना एटलीस्ट आ जाता है, ठीक है। अब वो उनसे कोई कहता है कि आपको 1000-1200 सैलरी मिल जाएगा तो फिर ऐसा है वैसा है, गोल गोल घुमाएगा, फिर आप यहाँ आओगे, फिर आपको सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं बचेंगे, फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। वहीं पर एक चीज़ मैं आपको और कहूँगा, अगर कोई कंपनी आपको 2000-2500 प्लस एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ें अगर प्रोवाइड करवा देती तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। समझ रहे हैं, कोई नहीं हो सकती। अगर आपको फुल सर्विस वो दे देती है, सिर्फ आपको बेसिक सैलरी आपकी 2000-2500 के बीच में है, आपको रहना, खाना, रूम रेंट, वाईफाई, इंटरनेट, सारी चीज़ें कंपनी देती थी, यार बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि यार जब हम किसी गल्फ कंट्री जाते हैं, अगर हमारे देश का, हमारी कंट्री का एटलीस्ट 30 से 40,000 ना बचे तो फिर हमें काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वैसे भी नॉर्मल पर्सन, जैसे कि मुझे पता है कि आज के टाइम पे एक बंदे को, जो एक नॉर्मल ग्रेजुएट बंदा है इंडिया पाकिस्तान के अंदर, उसकी जो मिनिमम अर्निंग है अगर वो काम करता है तो 15 से 20,000 रुपये वो कमा लेता है। वहीं पर पाकिस्तान में भी आराम से 35 से 40,000 कमा लेता है, ठीक है। तो अगर वो लोग इतने कमा लेते हैं, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको 35-40,000 पाकिस्तान में कमा के या 15 से 20,000 इंडिया में कमा के आपको फैमिली में रहना है या फिर बेड स्पेस पे यहाँ यूएई में रहना है, आपको डिसाइड करना है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यूएई के अंदर थोड़ा सा सैलरी ग्रोथ जल्दी हो जाती है, इंक्रीमेंट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हाँ, ये चीज़ भी मैं मानता हूँ, इंक्रीमेंट होता है, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पे आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है। आपको एक ही कंपनी में तुरंत से इंक्रीमेंट नहीं हो जाता, आपको एक कंपनी में एक्सपीरियंस लेके स्विच करना होता है। बहुत सी चीज़ें फैक्टर इसमें हैं। ये मत सोचिए कि आप यूएई आ गए, किसी कंपनी में काम करने लगे तो आपको लाखों की सैलरी साल 2 साल मिले। यार यहाँ पर भी ये मान चलिए कि आपको कोई हाथ में लेके नहीं घूम रहा है कि हाँ ये लो आप सैलरी ले लो, ये लो आप खर्च ले लो, ये लो अपनी सक्सेस ले लो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी आपको जैसे अपने मुल्क में वैसे यहाँ पर भी, इनफैक्ट मुझे ये ऐसा लगता है कि अपने मुल्क में थोड़ा सा लड़ना आसान है, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ पे सर्वाइवल की तो टेंशन नहीं है, माँ बाप तो है ना वहाँ पे, बड़े भाई बहन सब लोग हैं ना वहाँ पे। यहाँ पर तो कोई नहीं, आपको हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस इन फैक्टरों को आप समझिए। और जो लोग भी ये चीज़ पूछ रहे थे कि सर्वाइवल के लिए या फिर फ्रेशर की कितनी सैलरी होनी चाहिए या फिर कितनी सैलरी मिलती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम खुला हुआ है,
कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करो एक अच्छा सा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो, ताकि और भी अच्छे वीडियो और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के लिए लाता रहूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।